नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, दुनिया एक नए पावर स्ट्रगल के दौर से गुजर रही है। अलायंसेस शिफ्ट हो रही हैं, राइवल साथ मिल रहे हैं और हर देश अपनी सर्वाइवल और डोमिनेंस की गेम्स खेल रहा है। लेकिन ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये है रियलिज्म थ्योरी का सच्चा दर्पण। इंटरनेशनल रिलेशन के एक फेमस थिंकर हुए जिनका नाम था हेंस मोर्गेंथ्यू। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इज ऑलवेज अबाउट पावर। साथ में एक और पॉलिटिकल थिंकर हुए जिनका नाम था जॉन मर्शनायर। वो रियलिज्म थ्योरी को एक स्टेप और आगे लेकर चले गए थे और उनका कहना था कि ग्रेट पावर्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, वो हमेशा ज्यादा इंफ्लुएंस और ज्यादा कंट्रोल चाहती हैं। तो दोस्तों, इन दोनों थ्योरीज का एसेंस क्या है? इन दोनों थ्योरीज का एसेंस है कि दुनिया में कोई परमानेंट दोस्ती नहीं होती है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और जब ये इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं तो डिप्लोमेसी से ज्यादा पावर प्रोजेक्शन और डेटरेंस का गेम चलता है। आज रशिया और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर बॉन्डिंग हो रही है उसमें भी यही थ्योरी अप्लाई होती है। रशिया वेस्ट से आइसोलेटेड है, ईरान पर सैंक्शंस हैं, दोनों अपने एनिमीज को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल डील भी हो सकती है। बट यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसका रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा से न्यूक्लियर एम्बिशियस है, टेररिज्म और रीजनल इंस्टेबिलिटी से भी वो जुड़ा रहा है। और अगर इस कंट्री को रशियन न्यूक्लियर एक्सपर्टीज मिल गई तो मिडल ईस्ट सिर्फ अनस्टेबल नहीं होगा, एक टिकिंग न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब बन जाएगा। अमेरिका और इजराइल पहले ही अलर्ट पर हैं, चाइना बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक गलत कदम उठा लिया गया तो ये सिर्फ एक रीजनल कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया ईरान न्यूक्लियर सेटिंग के जियोपॉलिटिक्स के बारे में, चाइना की ट्रिकी पोजीशन के बारे में, वेस्ट का फियर और इजराइल के रिस्पॉन्स के बारे में, और साथ में रियलिज्म थ्योरी का पूरा खेल, डिप्लोमेसी से लेकर मिलिट्री तक का फुल एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, दुनिया एक हिस्टोरिक बदलाव से गुजर रही है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का बैलेंस चेंज हो रहा है और ग्लोबल स्टेबिलिटी पे कभी ना होने वाला प्रेशर जो है वो आ चुका है। जो अलायंसेस कभी टूटने वाले नहीं लगते थे उनमें अब क्रैक्स आ चुके हैं और जो पुराने राइवल्स थे वो अब एक दूसरे के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चाइना, जापान और साउथ कोरिया अपने टाइज को मजबूत कर रहे हैं और इंडिया को भी इन्वाइट कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए। इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में कुछ भी इंपॉसिबल नहीं लगता है, पर जहां अनसर्टेनिटी होती है वहां नए थ्रेट्स भी होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ छुपके से डेंजर बन रहे होते हैं। और आज के टाइम का सबसे डेंजरस सवाल ही यही है, क्या रशिया सीक्रेटली ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में हेल्प कर रहा है? सुनने में कोल्ड वॉर वाली एक मूवी की तरह आपको ये साउंड करेगा, पर ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड कंसर्न बन चुका है। और जैसे जैसे ग्लोबल डायनेमिक्स बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे पूरी ह्यूमैनिटी के जो स्टेक्स हैं वो और भी ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो क्या रशिया सच में ईरान को न्यूक्लियर हेल्प दे सकता है? और अगर दिया तो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इसका क्या मतलब होगा? चलो अब ऑनेस्टली बात करते हैं। देखो दोस्तों, रशिया अभी डेस्परेट नहीं है, अभी तो वो बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है। उसने पूरे एक कॉन्टिनेंट के साथ एक जंग लड़ी है और अभी भी वो पीछे नहीं हटा है। लेकिन सोचो, अगर ये सिचुएशन चेंज हो गई तो क्या होगा? अगर पुतिन डिसाइड करे कि अब उसको अपना सबसे डेंजरस कार्ड खेलना है, ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करनी है। आजकल ईरान वैसे भी सबकी अटेंशन का सेंटर बना हुआ है, बट क्यों? क्योंकि सालों से ईरान पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर। ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस जो है वो हमेशा से ही ग्लोबल टेंशन का कारण रहे हैं। सैंक्शंस, सीक्रेट डील्स, इंटरनेशनल प्रेशर, सब कुछ ट्राई हो चुका है, लेकिन न्यूक्लियर का सवाल जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो पाया है। और अब जब ट्रंप वापस व्हाइट हाउस आ चुके हैं और उसने अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ईरान पर फिर से लागू भी कर दी है ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर सके। उसका गोल सिंपल है, ट्रंप का गोल सिंपल है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचने का कोई भी रास्ता ना दिया जाए। और उसने अपना तरीका भी अपना लिया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और धमकियां देनी भी शुरू कर दी हैं। लेकिन ईरान ने इसको सीरियसली नहीं लिया है। ईरान के प्रेसिडेंट ट्रंप के डिमांड्स का ओपनली मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें घूम फिर के वही सब करवाना है तो फिर किसी निगोशिएशन की जरूरत ही नहीं है, जो करना है अमेरिका वो कर सकता है। ईरान अपने स्टांस पर फर्म बना हुआ है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो किसी प्रेशर के आगे झुकेंगे नहीं। प्रेसिडेंट ने यह भी बताया है कि ईरान इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना चाहता है, लेकिन किसी भी तरीके की इंसल्ट या बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना यह था, रिस्पेक्ट मिलेगा तो रिस्पेक्ट दिया जाएगा, लेकिन धमकियों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्रंप के यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ बिहेवियर का भी रेफरेंस दिया था और बोला कि ईरान कभी भी अपने आप को उस जैसी सिचुएशन के अंदर गिरने नहीं देगा। दूसरी तरफ
ट्रंप ने भी क्लियर कर दिया है ये ईरान वाली सिचुएशन किसी ना किसी तरीके से हैंडल की ही जाएगी, या तो बातचीत हो जाए, पीस डील हो जाए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, जिसका इनडायरेक्ट हिंट ये है कि मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। और अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो हैं वो वैसे भी इंडियन ओशन के अंदर पहले भी उतार दिए हैं, जो कि ईरान के लिए एक पावर प्रोजेक्शन की तरह काम किया जा रहा है। और अगर यहां पर डिप्लोमेसी फेल होती है तो ट्रंप के हिसाब से दूसरा ऑप्शन भी प्रॉब्लम को सोल्व कर ही देगा। अब सवाल यह उठता है, ईरान यूएस पर दोबारा ट्रस्ट करे भी तो क्यों करे। दोस्तों 2015 में बहुत सालों की बातचीत के बाद, टफ निगोशिएशन के बाद एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, लेकिन 2018 में ट्रंप ने उस डील को एकदम रद्द कर दिया था, फिर से सैंक्शंस लगा दिए थे और एक्सपेक्ट किया था कि ईरान बस चुपचाप मान जाएगा। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिप्लोमेसी नहीं थी, ये सिर्फ प्रेशर और बिट्रेयल था, ये सब कंट्रोल के बारे में था। और जब यूएस ने डील से विड्रॉल किया तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि ईरान और ज्यादा रशिया और चाइना के करीब चला गया। इससे मिडिल ईस्ट में रशिया और चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ा और वॉशिंगटन या अमेरिका का इंफ्लुएंस जो था वो कम हो गया। अमेरिका सिर्फ यही नहीं चाहता कि ईरान यूरेनियम एनरिच करना बंद करे, वो ये भी चाहता है कि ईरान कुछ वेपन्स डेवलप ही ना करे, कुछ अलायंसेस से दूर रहे और अपना रीजनल इंफ्लुएंस भी कंट्रोल में रखे। ईरान के लिए ये डिप्लोमेसी कम लगती है और ज्यादा एक कंट्रोल या प्रेशर की कोशिश जैसा लगता है। चाहे यूएस ओपनली ना कहे कि वो ईरान को एक पपेट स्टेट बनाना चाहता है, लेकिन ईरान के लीडर्स को यूएस के एक्शंस काफी बार ऐसे ही लगते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो ईरान का ये सब में साथ देने का कोई प्लान नहीं है। और दे भी क्यों, जब यूएस प्रेशर डबल कर रहा है तब चाइना और रशिया उस गैप को फिल करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। 14 मार्च 2025 को बीजिंग में एक न्यूक्लियर समिट हुआ जिसमें ईरान और रशिया दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया। यह मीटिंग तब हुई जब ईरान ने यूएस के रीसेंट न्यूक्लियर निगोशिएशन प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो ईरान के नजरिए से देखें तो एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी पार्टनर कौन होगा, यूएस होगा या रशिया और चाइना होगी। जो कंट्री डील साइन करके उस पर बनी रही और जो कंट्री ने डील को फाड़ दिया, इन दोनों में सच्चा कमिटमेंट किसने दिखाया। ईरान ने कभी भी रशिया का साथ नहीं छोड़ा था, स्पेशली जब रशिया को ज्यादा जरूरत थी तब ईरान ने ज्यादा साथ दिया। जब रशिया यूक्रेन वॉर में था, उलझा हुआ था, तब उसको एलाइज की डेस्परेटली तलाश थी और तब ईरान ने रशिया की हेल्प करने का काम किया था। सस्ते ड्रोन्स दिए, हथियार दिए और सप्लाईज देकर रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल देने का काम किया। और इसका ईरान रिटर्न में कुछ ज्यादा जरूर मांगेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। आजकल विस्पर्स ये बढ़ रहे हैं कि मॉस्को और तेहरान यानी कि ईरान और रशिया कोई डेंजरस डील आपस में साइन कर रहे हैं। और ये डील रशियन रूबल्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगी। सैंक्शंस ने रूबल की वैल्यू वैसे भी ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है। ऑयल के लिए भी ये कोई डील नहीं होगी, क्योंकि ईरान के पास पहले से ही काफी ज्यादा क्रूड ऑयल मौजूद है और खाली प्रॉमिस पे तो ईरान कभी बिलीव करता ही नहीं है। तो ईरान कुछ और मांगेगा, कुछ बड़ा मांगेगा, कुछ इंपैक्टफुल मांगेगा। और गेस करो क्या मांगेगा। ईरान मांगेगा एडवांस्ड न्यूक्लियर वेपन की एक्सपर्टीज। और अगर यह सच में होता है तो जो आगे होगा उससे कोई भी नहीं रोक पाएगा। सोचो जरा, एक ऐसा वर्ल्ड जहां ईरान जो पहले ही बोल्ड है और बाउंड्रीज पुश कर रहा है, अब उसके पास रशियन न्यूक्लियर एक्सपर्टाइज भी आ जाए। और चलो सच सच बात करें, अगर हम ईरान को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान तो एक ओबीडियंट बच्चा हमको लगता है। जब भी चाइना या यूएस से उसको डांट पड़ती है तो वो चुपचाप बैठ जाता है और सीधा बिहेव करता है। लेकिन ईरान वो एक ऐसा देश है जो अलग ही लेवल के ऊपर चल रहा है। ये एक ऐसी कंट्री है जो ओपनली बोल चुका है कि वो इजराइल को मिटा देना चाहता है। और ये वही कंट्री है जो टेररिस्ट ग्रुप्स का मेजर सपोर्टर भी रहा है, जैसे कि यमन के हाउथीज का। अब सोचो, वही ईरान अगर रशियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आर्म्ड हो जाए तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ क्राइसिस नहीं होगा, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाएगा। वॉर का खतरा सिर्फ दूर से दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा। और अगर एक बार वो लाइन क्रॉस हो गई तो वापस लौटना मुश्किल नहीं, इंपॉसिबल हो जाएगा। दुनिया सिर्फ टेंशन में नहीं रहेगी, बल्कि एक जंग के ब्रिंक के ऊपर आकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या सीन था इस न्यूक्लियर समिट का, जो ये न्यूक्लियर समिट चाइना के अंदर हुई, इसका क्या सीन था। ऊपर से देखा जाए तो ये ट्राइलेटरल मीटिंग डिप्लोमेसी के नाम पर थी। चाइना, रशिया और ईरान के साथ खड़े होकर यूएस की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और ईरान के न्यूक्लियर इशू पर बात कर रहे थे। लेकिन जो क्लोज डोर के पीछे हुआ, बंद दरवाजों के पीछे हुआ, उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि सिर्फ डिप्लोमेसी ही हुई हो, या शायद कोई मिलिट्री डील बनी हो, या फिर हो सकता है, सिर्फ हो सकता है, रशिया और ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर एक प्राइवेट बात भी की हो। अब सवाल यह है, क्या रशिया सच में चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएं? तो दोस्तों शायद रशिया ऐसा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो पूरा मिडिल ईस्ट और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और उसका इंपैक्ट जो है वो रशिया पर भी आएगा। लेकिन अगर सही कंडीशंस हुई तो रशिया इसे एक बार्गेनिंग चिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। वेस्ट के खिलाफ लेवरेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीका
यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का और एंटी वेस्ट ब्लॉक को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का। चलो अब बातचीत करते हैं चाइना की। तो बीजिंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, पर क्यों? अब सुनो, चाइना क्यों नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो? क्योंकि चाइना सुपर पावर बनना चाहता है, सुपर विलन नहीं बनना चाहता। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा और चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लाई चेन जो है वो खतरे में आ जाएंगी। और फिर क्या होगा? एक नया आर्म्स रेस शुरू हो जाएगा। सऊदी अरेबिया और टर्की भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की सोचेंगे और पूरा रीजन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाएगा। और ऑनेस्टली चाइना किसी से अननेसेसरी फाइट नहीं लेना चाहता। हां, ताइवान का इशू अलग है, वो गेम मिलिट्री कंट्रोल और समुद्र में डोमिनेंस का है, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर सपोर्ट देना भाई वो तो बिल्कुल बिल्कुल बुरा बुरा बिजनेस होगा वो चाइना के लिए। चाइना ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेगा। इसलिए चाइना चाहेगा बैलेंस बना के रखना, अमेरिका, यूरोप और इजराइल के साथ अच्छे ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाकर रखना। चाइना को बिल्कुल नहीं चाहिए कि उसका कोई मूव उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन को खतरे में लेकर आए। अब सोचो, अगर ईरान न्यूक्लियर बन गया तो होगा क्या? पहला, वर्ल्ड वॉर वन राइफल और ट्रेंचेस से लड़ा गया था। वर्ल्ड वॉर टू में टैंक्स और बॉम्ब इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अगर कोई वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो वो बैटलफील्ड पर सोल्जर से नहीं होगी, वो न्यूक्लियर फायर से लड़ी जाएगी। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच सकती है। ये सिर्फ एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसका ग्लोबल इंपैक्ट होगा और वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क भी बन सकता है। क्योंकि ऑनेस्टली ईरान कोई स्टेबल कंट्री तो है नहीं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस ने उसकी इकोनॉमी को ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया है और उसके प्रॉक्सी वॉर्स यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान को एक डायरेक्ट टारगेट बना देते हैं, स्पेशली इजराइल के लिए। लेकिन सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या है? अगर ईरान के पास न्यूक्स आ गए तो असली कंट्रोल किसके पास होगा? इंटरनल केओस के बीच में क्या पता कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट फैक्शन न्यूक्लियर हथियार अपने हाथ में ले ले। और अगर रशिया ईरान की हेल्प करता है तो ईरान खुद को एक रीजनल सुपर पावर भी समझेगा और पूरा रीजन वॉर के और करीब चला जाएगा। इजराइल चुप नहीं बैठेगा इस केस में, वो पहले स्ट्राइक कर सकता है और फिर यूएस और नेटो भी फुल स्केल वॉर में घुस सकते हैं। यानी न्यूक्लियर ईरान से वॉर रुकेगा नहीं, वो और भी ज्यादा सर्टेन हो जाएगा। इसका मतलब, और इससे पूरी दुनिया और अनस्टेबल हो जाएगी, ज्यादा कंफ्लिक्ट होंगे, ज्यादा डेडली हो जाएंगे और उन्हें कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल भी बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो का अंत करते हैं। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि डिप्लोमेसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होती है, पर जब डिप्लोमेसी सिर्फ प्रेशर और सैंक्शंस का दूसरा नाम बन जाए तो वो सॉल्यूशन नहीं, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाती है। ईरान, रशिया, चाइना ये सिर्फ देश नहीं, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के आर्किटेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और वेस्ट अभी भी पुराने फॉर्मूलाज में फंसा हुआ है। सैंक्शंस लगाओ, वार्निंग दो और एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला देश मान जाए। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का स्टूडेंट नहीं होता है, हर देश अपने इंटरेस्ट के लिए चलता है और जब हर तरफ सिर्फ इंटरेस्ट ही बचा हो तो वैल्यूज, एथिक्स और पीस ट्रीटी सिर्फ डॉक्यूमेंट ही बन जाते हैं, जो या तो साइन किए जाते हैं या फिर फाड़ दिए जाते हैं। और जब ट्रस्ट टूट जाए तो हर मुस्कान के पीछे भी एक चाल ही छुपी होती है। ये ईरान न्यूक्लियर स्टोरी सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर दिखाता है, जहां डायलॉग से ज्यादा धमकी और ट्रीटी से ज्यादा वेपन डील चलती है। तो सवाल यह है, क्या हम एक और हिरोशिमा का इंतजार कर रहे हैं या वक्त आने से पहले हम कुछ उसको बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस बार अगर एक चिंगारी भी भड़की तो बुझाने वाले हाथ कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।